मेरे पिताजी पक्षाघात फालिज की वजह से बोल नहीं सकते थे। मैं सारा दिन नौकरी करता और जब घर आता तो अक्सर उनकी आंखों में आंसू होते। वह इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते। मेरी पत्नी कहती थी कि वह पिताजी की बहुत सेवा करती है, लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। एक दिन मैंने छिपकर अपनी पत्नी पर नजर रखी तो मेरा दिल दहल गया। मेरी शादी के कुछ ही समय बाद पिताजी को पक्षाघात का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी बोलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मेरी पत्नी, जो कि पिताजी की सगी भांजी थी, पिताजी का बहुत ध्यान रखती थी। उनके खाने पीने और दवाइयों की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। मैं निश्चिंत था कि मेरी पत्नी को अपने मामा से बहुत स्नेह है। वह हर समय उनकी चिंता करती थी। पिताजी की ओर से निश्चिंत होकर मैंने अपना पूरा ध्यान व्यापार में लगाना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सकूं। लेकिन कुछ समय बीता तो मुझे महसूस हुआ कि पिताजी की आंखों में हर वक्त आंसू रहते थे। जब मैं उनके पास जाता तो वे कुछ बताने की कोशिश करते, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। शुरुआत में मुझे लगा कि पिताजी चुप रहने से ऊब गए हैं, वे बोलना चाहते हैं, बस यही वजह होगी। मगर फिर मैंने गौर किया कि जब भी पिताजी कुछ बोलने की कोशिश करते, मेरी पत्नी उसी समय कमरे में आ जाती। उसे देखकर पिताजी बिल्कुल चुप हो जाते और आंखें मूंद लेते थे। मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ। यकीनन वह कुछ ऐसा कर रही थी जिससे पिताजी उसके सामने कुछ कहने से डरने लगे थे। मैंने बहाने से अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की तो वह कहने लगी, आप निश्चिंत रहें, मैं उनकी पूरी सेवा करती हूँ, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देती। मैं सारा समय उनके साथ ही बिताती हूँ। आप तो जानते हैं मुझे उनकी कितनी चिंता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, मगर मेरे मन से शक नहीं गया। एक दिन मैंने बहाना बनाया और अपनी पत्नी से कहा, काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा हाल पूछ रही थी। अच्छा होगा कि आज उनसे मिलने चली जाओ। मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम पिताजी की चिंता मत करना। मेरी बात सुनकर पत्नी बहुत खुश हो गई। मैंने उसे टैक्सी दिलवाई और उसके सामने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं चाहता था कि उसे पूरा यकीन हो जाए कि मैं वाकई ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे ही वह टैक्सी में बैठकर अपनी माँ के पास चली गई, मैं तुरंत घर लौट आया। मैंने पिताजी को कागज और पेन दिया और कहा, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं, कृपया इस पर लिख दीजिए। और जब पिताजी ने जो सच्चाई मुझे बताई, उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी, जब से मैंने होश संभाला, अपनी माँ को हमेशा आंसू बहाते देखा और पिताजी को माँ पर अत्याचार करते और उनसे नफरत करते देखा। शुरू में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि पिताजी मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मेरी माँ में कोई कमी नहीं थी, वह बेहद सुंदर थीं, पिताजी से उम्र में बहुत छोटी थीं और अत्यंत नेक, पवित्र व धर्मपरायण थीं। इसके बावजूद पिताजी की नफरत असहनीय थी। माँ को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ने लगते। पिताजी को मेरी मौजूदगी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने हमेशा अपने पिताजी के होते हुए भी अनाथों जैसी जिंदगी बिताई। मेरा बहुत मन करता था कि पिताजी मुझसे प्रेम करें, मुझे दुलारें, मेरी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन उनका व्यवहार मेरे प्रति इतना ठंडा था कि मैं उनके सामने बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। दुलार की तो बात ही छोड़िए, उन्हें घर में आता देख मेरे पांव कांपने लगते थे। उनके चेहरे पर हमारे लिए सिर्फ उपेक्षा होती थी। उन्होंने मुझ पर बस एक एहसान किया, मेरी पढ़ाई में उन्होंने खुलकर पैसा लगाया। मैं शहर के एक बेहतरीन निजी स्कूल में पढ़ता था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे बहुत धनवान व्यक्ति थे, लाखों का व्यापार, कई दुकानें थीं, मगर माँ पर 1 रुपया भी खर्च करना वह पाप समझते थे। जब मैं अपनी माँ से यह बात पूछता तो वह आंसुओं से भरी आंखों से कहती, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अक्सर सोचता था कि पिताजी हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, हंसकर बात क्यों नहीं करते, हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते। अपार धन होने के बावजूद हमें कभी अच्छी जिंदगी नहीं दी। मेरी माँ पिताजी से बहुत डरती थीं। जब उनके घर आने का समय होता तो माँ का चेहरा पीला पड़ जाता और घबराहट में पूरे घर के काम जल्दी जल्दी निपटाती। फिर भी पिताजी को कोई न कोई बहाना मिल ही जाता था जिससे वह माँ पर हाथ उठा सकें या उन्हें अपमानजनक बातें कह सकें। पिताजी की बातें इतनी अशोभनीय होती थीं कि मैं उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी, मुझे पिताजी की नफरत की असली वजह समझ में आई।
मेरी बुआ। उन्होंने शादी के तुरंत बाद अपने भाई के दिल दिमाग में यह झेर भर दिया था कि तुम ना तो सुंदर हो, ना अपनी पत्नी के बराबर उम्र के। ऐसे पुरुषों को सुंदर और जवान औरतें ठग कर छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें अपने जैसा जवान और खूबसूरत पुरुष की चाह होती है। अपनी पत्नी को काबू में रखो, उस पर अपनी ढाक जमाए रखो और उस पर पैसे खर्च मत करो। तभी वह तुम्हारे अधीन रहेगी, तुमसे डरेगी और कभी तुम्हें ठग कर छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर तुमने उसे अपने दिल में जगह दे दी और सिर का ताज बना लिया, तो वह पल भर में तुम्हें पैरों की धूल बना देगी और तुम्हारी इज्जत रौंद कर चली जाएगी। पिताजी का रंग सांवला था, मगर नयन नक्श अच्छे थे। वह दिखने में कुरूप नहीं थे, मगर उनकी बहन ने उनके मन में ऐसा विकार भर दिया कि उन्हें भी लगने लगा कि वे अत्यंत कुरूप हैं और उनकी पत्नी ने सिर्फ पैसे की लालच में शादी की है। यही वजह थी कि पिताजी शुरुआत से ही माँ से अत्यधिक नफरत करते थे, जबकि माँ बहुत अच्छी थीं। वे उनका हर तरह से ध्यान रखती, प्रेम से पेश आती, उनके स्नेह और ध्यान को तरसती रहती। मैंने हमेशा माँ को हसरत से पिताजी की ओर देखते हुए देखा, मानो वे चाहती हों कि कभी तो वे स्नेह के दो शब्द बोलें, पास बैठकर हालचाल पूछें या यह जाने कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही है। वह एक स्त्री थीं, जिनकी बहुत सी आवश्यकताएं थीं, लेकिन पिताजी ने उन्हें कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की। माँ हमेशा या तो बुआ की उतारी हुई चीजें पहनती या फिर मेरी मौसी, जो उनकी कुछ जरूरतों का ख्याल रखती थीं। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता। मैं माँ से लड़ता और कहता, आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहती हैं? इन्हें छोड़ दीजिए, हम कहीं और जाकर रहेंगे। तो माँ फीकी मुस्कान के साथ मुझे टाल देती। एक दिन मेरी सहनशीलता जवाब दे गई। मैं मैट्रिक का छात्र था। जब घर आया तो हमेशा की तरह पिताजी माँ पर चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और उन पर बहुत ही गंदे आरोप लगा रहे थे कि माँ किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखती हैं। माँ चुपचाप सुन रही थीं, मानो उन्होंने हार मान ली हो। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने अपना बैग फेंका और बेहद सख्त लहजे में पिताजी के सामने खड़ा होकर कहा, आज के बाद अगर आपने मेरी माँ पर हाथ उठाया या उन पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। फिर रहना अपनी उस बहन के साथ जो हर वक्त हमारे घर में झगड़े फैलाने आ जाती है। अब मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई भी अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुना आपने? यह पहली बार था जब मैंने पिताजी के सामने ऐसा रवैया अपनाया और उन्हें चेतावनी दी। वह एकदम चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनका बेटा बड़ा हो गया है, और यही बात मैंने भी महसूस की थी। पिताजी भले ही मुझसे बेहद नाराज रहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि मैं ही उनका इकलौता वारिस हूं, उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। मुझे खोकर वे अपनी पूरी दुनिया से हाथ धो बैठते। वे शायद मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन मुझे अपना सहारा समझते थे। ये स्पष्ट है कि वे कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला जाऊं और वे अपने इकलौते सहारे से वंचित हो जाएं। मैं माँ के साथ कमरे में बैठा उन्हें दिलासा दे रहा था, तभी बुआ की आवाज सुनाई दी। देख लिया भाई साहब, मैं कहती थी ना कि ये औरत बहुत चालाक है। कैसे खुद को पीड़ित दिखाकर आपके बेटे को आपके ही खिलाफ कर दिया। बाप के सामने खड़ा हो गया है और आपकी बहन को भी बुरा भला कह दिया। मैं कह रही हूँ, इस लड़के को काबू में कर लीजिए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। क्या इस दिन के लिए उस पर इतना पैसा खर्च किया था कि ये आपको आंखें दिखाए? इसे पता होना चाहिए कि आपके पैसे के बिना इसकी कोई जिंदगी नहीं है। जाने दीजिए माँ बेटे को, जब दर दर की ठोकरें खाएंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बुआ की बातों को सुनकर मेरा गुस्सा और नफरत चरम पर पहुंच गई, जबकि माँ डर के मारे कांप रही थी। उन्हें डर था कि पिताजी अपनी बहन की बातों में आकर हमें घर से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिताजी चुपचाप घर से बाहर चले गए। पिताजी की चुप्पी देखकर बुआ भी चुप हो गई और अपनी चादर उठाकर अपने घर की ओर चली गई। उसके बाद पिताजी ने मेरी माँ पर हाथ उठाना छोड़ दिया था। अब वे उनसे गाली गलौज भी नहीं करते थे, न ही उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाते थे। हालांकि वे अब भी अपनी कमाई माँ पर खर्च नहीं करते थे। माँ अब भी अपनी भाई से थोड़ा बहुत खर्च लेकर अपनी जिंदगी चला रही थी, लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरे लिए इतना काफी था
कि अब मेरी माँ को मार नहीं पड़ती थी, न ही उन्हें रोज अपमानजनक बातें सुननी पड़ती थीं। बुआ ने घर आना जाना बंद नहीं किया। वे और उनके बच्चे अब भी बेहिचक आते, पिताजी की कमाई पर ऐश करते और फरमाइशें करते। पिताजी भी अपने प्यार का हिस्सा उन्हीं को देते थे। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। फिर मैंने खुद को पढ़ाई में इतना व्यस्त कर लिया कि मुझे किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। अब मुझे घर में माँ के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। पिताजी को कुछ समझाने या बताने का कोई लाभ नहीं था। माँ मुझे समझाती थी। वह कहती थी कि समीर, अपना मन दुखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। कल जब तुम सफल हो जाओगे तो यह सब भी तुम्हें मिल जाएगा। रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, नहीं तो वह अपने कर्मों की सजा अगले जन्म में भुगतेंगे। मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ की परवरिश की लाज रखो और कभी किसी को यह कहने का अवसर न दो कि तुम्हारी माँ ने ऐसी परवरिश की है कि तुम अपने पिताजी की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि मैं अपने पति से बहस क्यों नहीं करती और क्यों ऐसे पुरुष के साथ रह रही हूँ, तो उसकी यही वजह थी। अगर मैं उससे बहस करूंगी या अपना अधिकार मांगने की कोशिश करूंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह गुस्से में आ जाएगा और मुझे इस घर से निकाल देगा, तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम मेरी इकलौती संतान हो। बस तुम मुझसे वादा करो कि कभी अपने पिताजी से बहस नहीं करोगे। माँ की बातें मेरे दिल को छू गईं और मैंने उन्हें स्वीकार किया। बस फिर मैं अपने काम में लग गया। समय तेजी से पलटता गया। मैंने एमबीए की डिग्री प्राप्त की। मेरी सफलता पर मेरी माँ के साथ साथ मेरे पिताजी भी बहुत प्रसन्न हुए। पहली बार पिताजी ने बड़े उत्साह से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह मुझे गले लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे ठंडे रवैये ने उन्हें रोक दिया। वह समझ गए थे कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं रही। पिताजी चाहते थे कि मैं उनका व्यवसाय संभालूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिलहाल मैं निजी संस्था में नौकरी करके अपनी माँ की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता था और मुझे अनुभव भी तो चाहिए था। मेरी बात पर पिताजी चुप हो गए। फिर बोले, संपत्ति तुम्हारी है और इस पर अधिकार भी तुम्हारा ही बनता है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम यह सब कुछ संभाल लो ताकि मैं शांति से अपने बाकी जीवन के दिन बिता सकूं। लेकिन यह तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें उचित लगे वही करो। जैसे चाहे अपनी संपत्ति और व्यवसाय का उपयोग करो, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। पिताजी ने अपनी बात से स्पष्ट कर दिया था कि अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन मेरी बुआओं की तो रातों की नींद हराम हो चुकी थी। इतना तो मैं भी समझ गया था कि उनकी नजर अपने भाई की संपत्ति पर थी। वह चाहती थीं कि उनका भाई सारी उम्र अपनी पत्नी और बेटे से दूर रहे और अपनी कमाई अपने बच्चों पर न खर्च करे। उन्हें लगता था कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो चुकी हैं, लेकिन यह उनकी भूल थी। पिताजी को अपनी बहन चाहे जितनी भी प्रिय हो, लेकिन संतान से बढ़कर कोई नहीं होता। जब पुरुष वृद्ध होता है तो सबसे ज्यादा उसे अपनी संतान का स्नेह चाहिए होता है। उसका मन करता है कि उसकी संतान उसके पास रहे, न कि बहन भाई। पिताजी का झुकाव मेरी ओर देखकर मेरी बुआ की हालत बिगड़ गई थी। मेरी नौकरी लगते ही बुआ ने एक नई चाल चली जो मेरे लिए अस्वीकार्य थी। जब नौकरी का सुना तो पिताजी बोले, बहुत अच्छा, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हारी बात अपनी भांजी मालती के साथ तय कर दी है। तुम अपनी माँ से सलाह करके मुझे बता दो कि किस तारीख को शादी करना है। बाकी के सारे इंतजाम मैं तय कर चुका हूँ। पिताजी की बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं फटी फटी आंखों से पिताजी का मुंह देखने लगा। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वे मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकते थे। माँ की हालत भी कुछ वैसी ही थी, जो अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वह भाई जिसने सारी जिंदगी उनका ख्याल रखा, कभी पैसे के लिए किसी का मोहताज नहीं होने दिया, उसी की बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी सुकून से बिताना चाहती थी। मगर पिताजी ने न मुझसे सलाह ली न माँ से, और चुपचाप मालती के साथ मेरी बात तय कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? मैंने कहा, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया? मुझे आपकी बहन की संतान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी से शादी करूंगा। बेहतर होगा कि आप अपनी बहन को मना कर दें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी यह बात कभी स्वीकार नहीं करूंगा।
किस अधिकार से आपने मेरा रिश्ता तय किया है? लेकिन सारी जिंदगी आपने मुझे अपना बेटा नहीं समझा। सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरी पढ़ाई पर पैसे खर्च किए, मगर कभी मुझे अपनी संतान समझकर कुछ नहीं दिया। आज मैं जहां खड़ा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। आपको क्यों लगा कि मैं आपकी यह बात मान जाऊंगा? तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, उन्होंने कहा। मैं अपनी बहन से वादा कर चुका हूं, मालती तुम्हारी पत्नी बनेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। फिर चाहे तुम माँ बेटे इस घर से चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर सोच लेना, इस उम्र में तुम्हारी माँ को तलाक लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर वह चले गए। मैं दुख और गुस्से में डूब गया था। मैं अपने पिताजी को बताना चाहता था कि उनकी धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे चुप करवा दिया। रोते हुए माँ कहने लगी, सारी जिंदगी मैंने इस बेरहम इंसान की बेरुखी झेली, अपने चरित्र पर उंगलियां उठती देखी, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में तलाक ना हो और मैं दरबदर ना भटकूं। मुझे पता है तुम मेरे आज्ञाकारी बेटे हो और तुम्हारे साथ मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर एक औरत के लिए तलाक बहुत बड़ा धक्का होता है। इस उम्र में मेरे सिर पर कलंक मत लगाओ बेटा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तुम मालती से शादी कर लो। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मुझे यह अपमान सहना पड़े। मैं अपना मामला भगवान पर छोड़ती हूँ, वह सबसे अच्छा न्याय करेगा, और मैं यही दुआ करती हूँ कि यह फैसला तुम्हारे हक में अच्छा साबित हो। बस अपने पिताजी से बहस मत करो। मेरे लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं बुआ और उनके बच्चों से बेहद नफरत करता था। इन्हीं लोगों की वजह से मैंने कभी सच्चा सुख नहीं देखा, और अब वही लोग फिर मेरी जिंदगी में शामिल हो रहे थे। मैंने चुप रहकर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और तय किया कि मालती से हर बात का बदला लूंगा। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी मालती से हो गई, लेकिन अभी तक मालती की विदाई नहीं हुई थी। वह बुआ के साथ अपने ही घर रह रही थी। मैं खुश नहीं था और अपने पिताजी से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। पिताजी मेरी चुप्पी को महसूस करने लगे थे। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, मगर इससे भी मेरी चुप्पी नहीं टूटी। मैं सिर्फ अपनी माँ की खातिर इस रिश्ते को सहन कर रहा था, और फिर एक दिन मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। माँ की अचानक मृत्यु ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैं दिन रात रोता और उन्हें याद करता। मैंने सोच लिया था कि अब जब माँ नहीं रही तो मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। माँ की मृत्यु के बाद पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया कि इस घर को संभालने के लिए बहू का आ जाना जरूरी है। मैं एक बार फिर मजबूर हो गया और लाचार होकर यह कड़वा घूंट पी गया। मालती दुल्हन बनकर घर आ गई। वह अपने व्यवहार से मुझे आकर्षित करने की बहुत कोशिश करती रही, मगर मैंने उससे पूरी तरह दूरी बनाए रखी। मैं उसे महत्व नहीं देता था और ना ही उससे बात करता था। अगर वह कोई बात करती तो मैं उसकी किसी बात का जवाब भी नहीं देता था। पिताजी सब देख रहे थे, मगर अब वह पूरी तरह शांत हो चुके थे। मेरा व्यवहार मेरे मौसी ने एक दिन देख लिया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और स्नेहपूर्वक समझाया, देखो समीर, मैंने पूरी जिंदगी अपनी बहन को तरसते और सिसकते देखा है। उसने हमेशा अपने पति का प्यार पाने की बहुत कोशिश की। वह दिन रात उसकी सेवा करती थी, मगर उस निर्दयी व्यक्ति ने कभी भी मेरी बहन की अच्छाई का मूल्य नहीं समझा। उसे हर खुशी और अधिकार से वंचित रखा। मैंने अपनी बहन को देखा था कि कैसे उसकी आंखों की रोशनी मद्धम पड़ गई थी। वह धीरे धीरे जीवन से मृत्यु की ओर बढ़ रही थी। वह बहुत खुश मिजाज और जीवंत लड़की थी, मगर तुम्हारे पिताजी की बेरुखी ने उसे तोड़कर रख दिया था। तुमने भी अपनी माँ को रोते और तड़पते देखा होगा, और अब वही सब तुम मालती के साथ कर रहे हो। बेटा, मुझे बस इतना बता दो कि तुम में और तुम्हारे पिताजी में क्या अंतर रह गया है। अगर तुम भी अपने पिताजी जैसा व्यवहार अपनाओगे और मालती के अधिकारों को छीनोगे तो तुम भी अन्यायी हो। शादी चाहे जबरदस्ती हुई हो, मगर अब वह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या पता तुम्हारे पिताजी के साथ भी जबरदस्ती की गई हो। खुद बताओ, जबरदस्ती शादी होने के बावजूद भी क्या तुम्हारे पिताजी का व्यवहार तुम्हारे लिए बर्दाश्त करने योग्य था? उन्होंने तुम्हारी माँ को तरसा तरसा कर जीवन से ही दूर कर दिया था, और अब वही सब तुम मालती के साथ करने जा रहे हो। उनकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। वह बिल्कुल सही कह रही थी। मैं भी वही कर रहा था,
जो मेरे पिताजी ने मेरी माँ के साथ किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं अपने पिताजी की तरह गाली गलौज नहीं करता था, न ही मालती के चरित्र पर सवाल उठाता था, मगर मेरा ठंडा रवैया वैसा ही था। मालती मेरे लिए सजती संवरती थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मगर मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उसी दिन मैं घर जाते हुए अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता और कीमती उपहार लेकर गया। उन्हें देखकर मालती की आंखें चमक उठीं। उसे बहुत खुशी हुई थी। उसे इस तरह खुशी से पागल होता देखकर मैं भी प्रसन्न हो गया। दिल में गहरा पछतावा था और मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं करूंगा। उसके बाद मेरा व्यवहार मालती के साथ बहुत अच्छा हो गया। पिताजी भी संतुष्ट थे। उन्होंने भी मुझसे क्षमा मांगी थी। मैंने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, मगर दिल अब भी उनसे विरक्त था। फिर भी मैं उनकी सेवा मन से कर रहा था। कुछ समय और बीता, फिर एक और घटना घटी। एक सुबह जब मैं कार्यालय के लिए तैयार हो रहा था, तो मालती दौड़ती हुई कमरे में आई और बोली, समीर, मामा जी अपने बिस्तर से नहीं हिल रहे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ये सुनकर मैं घबरा गया। पहली फुर्सत में अपने पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उन्हें पक्षाघात का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से वे हमेशा के लिए बोलने में असमर्थ हो गए थे। और मुझे लगा कि पिताजी ने मेरी मां पर जो अत्याचार किए थे, अब उनका हिसाब देने का समय आ गया था। बहरहाल, मैंने अपने पिताजी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी पत्नी भी मेरे पिताजी का बहुत ध्यान रखती थी और इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि मालती मेरे पिताजी की सगी भांजी थी। मेरे पिताजी ने हमेशा उसे बहुत स्नेह दिया था और वह भी मेरे पिताजी का बहुत सम्मान करती थी। मगर कुछ समय से मैं महसूस कर रहा था कि पिताजी की आंखों में हर समय आंसू रहते थे। जब भी मैं पिताजी के पास जाता तो वह इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते थे, लेकिन जब मालती कमरे में आती तो वे चुपचाप आंखें मूंद लेते। शुरुआत में तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मगर फिर मुझे लगने लगा कि वे मुझे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी की उपस्थिति में कह नहीं पाते। मुझे शक हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी पत्नी पर नजर रखनी चाहिए। यकीनन वह कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही थी। एक दो बार मैंने बहाने से अपनी पत्नी से पूछा भी, तुम पिताजी का ध्यान तो रखती हो ना? तो वह कहने लगी, आप खुद देख लें, मैं उन्हें समय पर दवाइयां देती हूँ, खाना भी अपने हाथों से खिलाती हूँ। वे मेरे मामा हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। उसकी बात पर मैं चुप हो गया, मगर मेरा शक दूर नहीं हुआ। तभी एक दिन मैंने बहाने से मालती को उसकी माँ के घर भेज दिया और खुद कार्यालय जाने की बजाय पिताजी के पास आ गया और उन्हें एक कॉपी और पेन दे दिया ताकि वे मुझे लिखकर सब कुछ बता सकें। पिताजी ने लिखा, जब तुमने मुझे धमकाया कि अगर मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाना नहीं छोड़ा तो तुम अपनी माँ को लेकर अलग हो जाओगे, तो मैंने तुम्हारे सामने उस पर हाथ उठाना छोड़ दिया। मगर जब तुम घर पर नहीं होते थे तो मैं वैसे ही अपनी पत्नी पर अत्याचार करता था। बल्कि मैंने और मेरी बहन ने तो अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। न सिर्फ तुम्हारी माँ पर जुल्म करते थे, बल्कि उसे धमकाते भी थे कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वह बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रही। जब मुझे पता चला कि वह अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती है, तब मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर साजिश रची और अपनी भांजी को अपनी बहू बना लिया। भला यह कैसे हो सकता था कि एक चरित्रहीन औरत की भांजी को मैं अपने घर में लाता और सारी जिंदगी जैसे मैं बर्बादी में जिया वैसे ही मेरा बेटा भी गुजारता, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मेरी पत्नी वाकई चरित्रहीन है, वह मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो जैसी औरत वह थी उसकी भांजी भी वैसी ही होगी। शादी हो जाने के बाद भी हमारे व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि मालती ने तुम्हारी माँ के साथ दिन रात बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब उसका मन करता वह हमारे घर आ जाती और बड़े मजे से तुम्हारी माँ पर हुक्म चलाकर उसे यह एहसास दिलाती कि वह इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे एक बार इस घर में आ लेने दो, बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लूंगी और तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इन्हीं बातों ने तुम्हारी माँ को सदमे में डाल दिया और वह इस दुनिया से विदा हो गई। उसकी मौत ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि वह इतनी बुरी नहीं थी जितना मुझे बताया गया था। मेरे इतने अत्याचार सहने के बावजूद उसने घर नहीं छोड़ा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था।
मैं अपनी पत्नी के गम में टूट चुका था। अभी मेरी बहन ने चालाकी से परिवार के बड़ों को बीच में लाकर मालती की जल्दी विदाई करवा दी। शादी के बाद मालती की असलियत मेरे सामने आई। मैंने सारी जिंदगी अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझा, जबकि असल में मेरी अपनी भांजी यानी तुम्हारी पत्नी ही चरित्रहीन थी। उसके गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध थे। मैंने उसे देख लिया और समझाने की कोशिश की तो मालती ने मेरे साथ बदतमीजी की। अपनी माँ के साथ मिलकर न जाने कौन सी ऐसी दवा मुझे पिलाई जिससे मुझे लकवा मार गया। शायद वह मुझे मारना ही चाहती थी, मगर मैं बच गया। शायद यह ऊपर वाले की तरफ से मेरी सजा की शुरुआत थी। मेरी बोलने की ताकत हमेशा के लिए चली गई तो मालती ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब तुम दफ्तर जाते हो, वह पीछे से गैर मर्दों को घर बुला लेती है और पूरा समय अश्लीलता में बिताती है। वह मुझे मारती भी है और कई कई दिन भूखा भी रखती है। मेरी सारी दवाइयां बदल दी हैं और गलत दवाइयां देती है। फिर तुम्हारे सामने मासूम बनकर तुम्हारा विश्वास जीतती है ताकि चालाकी से सारी जायदाद हड़प सके। उन माँ बेटी की योजना शुरू से ही यही थी। जायदाद पर कब्जा करने के बाद तुम्हें रास्ते से हटाने में एक पल की भी देर नहीं करेंगी। जब से मुझे यह सब पता चला है, मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं। अब मुझे एहसास हो गया कि मेरी ही बहन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने मुझे मेरी पत्नी के करीब कभी नहीं आने दिया और न ही मैं अपने बेटे को पिताजी का प्यार दे सका। असल में वही जायदाद की लालच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर अब तुम अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो। उस लड़की से छुटकारा पाओ और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। ये सब पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अविश्वास से अपने पिताजी की ओर देखा। मुझे तो लगता था कि मेरी माँ की जिंदगी अब सुकून से गुजर रही है, मगर नहीं। मेरे संगदिल पिताजी ने मेरी माँ की पूरी जिंदगी नर्क बना दी और उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैं बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया, फिर रोते हुए कहा, मैं आपको सारी जिंदगी कभी माफ नहीं करूंगा पिताजी। आपने मेरे और माँ के साथ सही नहीं किया। फिर मैंने मालती को तलाक दे दिया। बुआ जिस घर में रह रही थी वह भी पिताजी का ही दिया हुआ था और उसके कागजात पिताजी के पास थे। मैंने वह घर भी उनसे खाली करवा लिया। मेरे दिल में उनके लिए जरा भी नरमी नहीं थी। वह औरत इसी लायक थी कि दर बदर भटके। बुआ ने मेरे सामने खुद को बहुत बेबस दिखाने की कोशिश की, मगर मैंने उन पर दया नहीं दिखाई। सारी जायदाद संभालने के बाद मैंने अपनी मामा की बेटी से शादी कर ली और पिताजी के लिए पूरे समय की एक मेल नर्स का इंतजाम किया ताकि उनकी ठीक से देखभाल हो सके। अब मेरी जिंदगी में सुकून आ चुका था, मगर कभी कभी अपनी माँ की बेबसी याद आती तो आंखों में आंसू आ जाते थे। मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मरते वक्त पिताजी ने मुझे सच्चाई बता दी, जिससे मैं और अधिक अपमानित होने से बच गया। मुझे मेरे धैर्य का सबसे अच्छा इनाम मिला। सिमरन जैसी सुंदर और नेक दिल पत्नी मेरी जिंदगी में आ गई। इस कहानी का उपयुक्त नैतिक संदेश मॉरल ये है कि सच और न्याय देर से सही पर जीतते जरूर हैं। जिंदगी में सब्र, सच्चाई और आत्मचिंतन ही इंसान को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।